नमस्कार, मैं हूं मिहिर रंजन। 24 का चैंपियन में आप सभी का स्वागत है। हर रोज की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर को लेकर आपके सामने। लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नेताओं के तीखे बयान और भी तेज होते जा रहे हैं। लेकिन आज तो हद ही हो गई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा यादव ने तो लगभग सारी हदें ही पार कर दी। उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर उनके गठबंधन की सरकार बनती है तो वो पीएम मोदी को जेल भेज देंगी। याद रखिएगा, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को वो जेल भेज देंगी। मीसा के तेवर तीखे भी थे और तल्ख भी। इस पर विस्तार से बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट होंगे, उनसे बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है, इससे कितना सियासी फायदा आरजेडी को मिलने वाली है या इससे उससे उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। उधर लालू के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बीजेपी को ललकारा है। आजकल उनकी अक्सर वीडियो आ रही है जो हेलीकॉप्टर में खाना खाते हुए और कुछ करते हुए। तो हेलीकॉप्टर से सफर के दौरान उन्होंने एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत की है, ऑरेंज पॉलिटिक्स। क्या है ये नया सियासी ड्रामा और क्या है इसके सियासी मतलब, इसकी बारीकियों पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट होंगे, रिपोर्टर होंगे। और तीसरी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। आज देश ईद मना रहा है और इसी दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इतना बौखला गई कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो सीएए, एनआरसी और यूसीसी को लागू होने पश्चिम बंगाल में नहीं देंगी। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी तो एक कदम और आगे बढ़ गए और उन्होंने जनाजा निकालने और विसर्जन करने की बात की है। इस पर बीजेपी जमकर बरस रही है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए मीसा भारती को कि वो क्या कुछ प्रधानमंत्री के बारे में कह रही हैं और हमारी रिपोर्ट भी देखिए आप। के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? मुंह बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद होंगे। तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती है, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो जाती है। लेकिन चुनाव के समय अमर्यादित और असंयमित भाषा का इस्तेमाल करना नेताओं की मानसिकता को दर्शाता है। कई बार तो ऐसे बयान का मतलब चुनाव से पहले हार मान लेना भी निकाला जाता है। लगता है कुछ ऐसा ही हाल बिहार में आरजेडी का हो गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल भेजने की बात कह दी है, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार से आरजेडी घबरा गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर कहा कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। मीसा भारती के बयान पर बीजेपी और उसकी सहयोगी दलें भड़की हुई हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि कौन जेल में है, कौन बेल पर और कौन जेल जाएगा, चुनाव के बाद सबका हिसाब होगा। मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने तो साफ साफ कह दिया है कि मीसा भारती बदले की भावना से ऐसा बयान दे रही हैं। अभी मीसा भारती ने अभी इनका ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। आप बोलते हो मोदी 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 और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं। कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी क्या। इनकी निराशा, इनकी हताशा, इनका फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पर है। तो इसको तो फिर विंडिक्टिव पॉलिटिक्स बोलते हैं ना। अगर आप पहले से ही इस बात को घोषित करके चल रहे हैं बिना किसी आरोप के, कम से कम हम लोग को इस बात की तो संतुष्टि है भाई कि एक ऐसी सरकार है जिस सरकार को घोटाले के लिए नहीं जाना जाता। पर जब इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि वो आएंगे तो कई नेता जेल के अंदर होंगे, फिर ये तो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स दिखाती है। मीसा भारती पाटलिपुत्र से लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री मोदी के जेल जाने को लेकर बयान भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
आपने हमारी रिपोर्ट तो देख ली, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से मीसा भारती का वो बयान सुनाइए और साथ साथ 2015 में लालू प्रसाद यादव ने किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया था, अगर वो भी साथ में चला के अपने दर्शकों तक दिखाएं तो फिर उसके बाद बात करेंगे। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? मुंह बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है? अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हम लोगों ने? क्या बात है? 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी 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 आके यहाँ बोलते पैकेज दिया, पैकेज दिया। क्या बोले थे भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। आके यहाँ बोलते पैकेज दिया, पैकेज दिया। क्या बोले थे भाइयों बहनों, तो आपने मीसा भारती और लालू यादव दोनों के बयान सुने कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो किस तरह से बात कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त हमारे पटना ब्यूरो के हेड शिवपूजन झा जुड़ चुके हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार और संपादक अक्कू श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शिवपूजन जी, आप तो बिहार में घूम रहे हैं, अलग अलग लोकसभा सीटों का दौरा कर रहे हैं, जनता का मुंह टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये जो बयान आया है मीसा भारती का, और इससे पहले 2 दिन जैसे तेजस्वी की तस्वीर है, क्या रिएक्शन है? बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, मुझे लगता है सिलेक्टेड पॉकेट्स में शायद रिएक्शन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा तो हमलावर रहती ही है सारे बयान को लेकर के। कुल मिलाकर के कोशिश यही की जा रही है भाजपा की तरफ से कि ऐसे बयान को दरकिनार करके फोकस करें। अभी देखिए मेहरी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां महागठबंधन अपना साझा कार्यक्रम तय नहीं कर पाया है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। उन इलाकों में भी वो रैलियां कर रहे हैं जहां पर अलायंस पार्टनर जो है चुनावी मैदान में है। उदाहरण के तौर पर जमुई की बात हम कर लें, अब गया में भी प्रधानमंत्री की रैली होनी है। तो इस तरीके से वो अपनी एक प्लानिंग के तहत चल रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में एका नहीं है। बयानबाजी जरूर हो रही है, महागठबंधन के अंदर खेमे से आ रही है, लगातार हमला बोला जा रहा है प्रधानमंत्री के ऊपर, लेकिन मुझे लगता है जो स्ट्रेटेजी पर काम किया जाना चाहिए था वो स्ट्रेटेजी पर काम नहीं हो रहा है। शिवपूजन जी, आप कह रहे हैं कि वहां पर इसका बहुत ज्यादा ये नहीं है, इसका मतलब ये समझा जाए कि क्या जिस तरह से बीजेपी अटैकिंग तरीके से अपने चुनावी कार्यक्रम को बढ़ा रही है और ये लोग, ये तो एक तरह से हताशा में दिया हुआ बयान है ये? मैं कहूँगा हताशा में दिया गया बयान है। अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा हो रही थी इस बात को लेकर के कि राजद चाहती है कि राहुल गांधी आएं और पूर्णिया में रैली करें। अभी तक इसकी कहीं कोई पुष्टि इस बात की नहीं हुई है। अभी तक राहुल गांधी की कोई रैलियां होंगी यहाँ, नहीं होंगी, इस बात की कहीं कोई पुष्टि नहीं है। तेजस्वी यादव जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में का दौरा कर रहे हैं, अपनी रैली कर रहे हैं, कार्यक्रम इनका साझा बिल्कुल नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं ये हताशा, ये निराशा उनको हाथ लगना शुरू हो गई है मिहिर जी। और इनफैक्ट इसकी शुरुआत तो तब से ही हो गई थी जब नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारा, वो एनडीए के खेमे में चले गए थे, तो कहीं ना कहीं इनको मैसेज मिलना शुरू हो गया था। बाद में हमने देखा सीट बंटवारे को लेकर के कैसे सिर फुटोवल की स्थिति हुई। आनंद फानंद में लालू प्रसाद यादव ने टिकट देना शुरू किया। सीट बंटवारा का मामला उस वक्त तक जो है सुलझा भी नहीं था। बार बार कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां चिल्लाती रहीं कि अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव हावी रहे उस पे, और जितनी सीटें कांग्रेस को देनी थी उतनी ही सीटें दी, जितनी सीटें लेफ्ट को देनी थी उतनी ही दी। मन मुताबिक सीटें खुद इन्होंने अपने साथ रखी।
अभी मुकेश सहनी को भी लेकर के आए हैं और राजद ने 3 सीटें अपने पाले से उनको दी है, लेकिन कार्यक्रम कोई साझा इनका अभी तक तय नहीं हो पाया है। मैं जो देख पा रहा हूं मिहिर जी, उसमें मैं यही देख पा रहा हूं कि तेजस्वी यादव के साथ सिर्फ मुकेश सहनी, ये वही मुकेश सहनी है जो साल 2020 में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को भला बुरा कह के यहां तक कह करके कि आपने हमारे पीठ पे छुरा घोंपा है, वो महागठबंधन से बाहर निकल गए थे। जी शिवपूजन जी, आप इंतजार करें। अकु जी, ये जो बयान आया है और 2 दिन की जो 2 तस्वीरें हेलीकॉप्टर वाली है, क्या इससे वोटों का फायदा होगा आरजेडी को? मेहर जी, फायदा होगा नहीं होगा ये तो वक्त की बात है, लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि कोशिश वो पूरी कर रहे हैं। मछली क्यों खिलवाई जा रही है, दिखाई जा रही है, रिकॉर्डिंग की जा रही है, वीडियो बनाया जा रहा है, वो अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए कर रहे हैं वीआईपी के नेता। और उनका क्योंकि वोट बैंक भी मछली जो उससे जुड़ी जाति, और वो फिर पूरे उसी बैंक को अपने तरफ इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं। ये एक रोचक तरीका उन्होंने अपनाया, लेकिन भूल गए कि कब कर रहे हैं। असल में जब आप रणनीति नहीं करते हैं तो उसका आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखना चाहिए, संभाव्यता देखनी चाहिए कि कितनी कहां तक कौन सी चीज क्या काम आएगी। लेकिन अक्सर मोदी कहते हैं ना, यूपी के 2 लड़के, तो वो बिहार के 2 लड़के जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं, उन्होंने आगे पीछे नहीं देखा और सिर्फ मछली करने लगे। उन्हें याद नहीं आया कि ये नवरात्र का मामला है, और नवरात्र के पवित्र दिनों में अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका नुकसान होगा, और वो नुकसान वो उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हो रहा है। ये बात दूसरी कि उनके वोट बैंक में कितनी सेंध होती है वो होगा। ये बड़ा रोचक उन्होंने, मछली का प्रेमी मैं भी हूँ, लेकिन मैं मछली जो रात में, मतलब इस मौके पर भी छूना भी तो बड़ा खराब बात मानी जाती है, तो इसलिए ये उनको नुकसान पहुंचाएगा। और निश्चित रूप से अगर ये सोच समझ के करते तो शायद वो ना करते। ये तय है कि तेजस्वी यादव बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वही है कि राजनीति में मेहनत ही सिर्फ नहीं होती है, राजनीति में गणित बहुत होती है, नीति बहुत होती है, आगे की सोच बहुत होती है, और कहाँ किससे कब जुड़ना है कब नहीं जुड़ना है ये होता है। तो इस लिहाज से मुझे तो ये घाटे का सौदा लग रहा है, क्योंकि उसका वोट बैंक जो है वीआईपी पार्टी का, वो एक निश्चित है, और एक तरीके से वो कुछ वीआईपी की बात हो रही है ना, विकासशील इंसान पार्टी नहीं होता है जी। जो मुकेश सहनी है, जब उन्होंने बिहार की राजनीति में एंट्री की थी तो अखबारों में एक बहुत बड़ा पोस्टर छपा था, और वो था कि सन ऑफ मल्लाह। और मल्लाहों का अगर काम देखे तो मछली उनके लिए कोई ऐसा वर्जित नहीं है कि यहाँ वहाँ, तो मे बी कि उनके अपने वोट बैंक के लिए तो वो उतना बुरा नहीं होगा। लेकिन क्या तेजस्वी यादव को इस बात की समझ नहीं रही होगी कि वो तो अपना वोट बैंक हो सकता है साध रहे होंगे, लेकिन हमारे लिए ये नुकसान का सौदा हो जाएगा। देखिए, मुझे याद है जब ये शरफ मल्लाह जब आया था, पोस्टर जब आया था, तो उसने, और मुकेश सहनी है कौन ये भी शायद नए दर्शकों को पता होना चाहिए। मुकेश सहनी वो हैं जो यहाँ से मुंबई गए और मुंबई में जाकर के फिल्मी दुनिया से उन्होंने सेट डिजाइनिंग करके काफी पैसा कमाया, और अब जब यहाँ राजनीति में आए और एक वहाँ जगह खाली थी मल्लाहों की, उसी तरीके से जैसे यूपी में राजभरों का था, महान पार्टी थी, तो उनको उसका एक लाभ मिला। एक पूरी की पूरी गंगा की जो लहर जाती है, उसके किनारे के जो शहर हैं, गांव हैं, देहात हैं, कस्बे हैं, वहां उनका एक वोट बैंक था। तो उससे उन्होंने तो अपना वोट बैंक पक्का किया। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ रहते हुए थोड़ी और मजबूती की, और बीच में कई और तरीके की खबरें आई जब उन्होंने कोशिश की। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अपना ठीक ठाक काम कर लिया था, टिकट ले करके, दे करके, सब तरीके से। अब ये रणनीति क्योंकि इस समय काम इसलिए उनको तात्कालिक काम आई क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार अपने पार्टनर ढूंढ रहे हैं, और उन्होंने अपने खाते से 3 सीटें भी दे दी उनको। अब इसमें आगे होगा क्या ये नहीं कह सकते, लेकिन ये तय है कि जो मुकेश सहनी का वोट बैंक है वो तो लगभग वैसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना होगा, मुकेश सहनी का वोट बैंक किसी खाते पे नहीं लिखा है, वो लाभार्थी का भी वोट बैंक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और पिछले 5 साल में गंगा में पानी बहुत ऊपर नीचे हुआ है, तो वो लाभार्थी वाला जाएगा या सिर्फ भावनात्मक जाएगा ये अभी नहीं कह सकते। ये हमें वोट बैंक जो आने वाले दिनों में चुनाव
जब होगा, और जब पटना से लेकर के वो गंगा जहां जहां आगे आरा से, अगर आप इधर से देखें, आरा से निकलती हुई आगे बढ़ती है, और वो वहां उसका असर होगा कि नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश जरूर की, और ये उनको समझाने की कोशिश की होगी तेजस्वी को, तभी इसके लिए बाकायदा वीडियो बना, रिकॉर्ड बना, और सोन मछली जो आरा में कही जाती है उसका सेवन करते हुए, मुझे लगता है सर ये सोन नहीं, ये चेचरा मछली का ये जिक्र कर रहे हैं, जो कोसी और उसके आसपास के इलाकों में पाया जाता है, और जहाँ के ये खगड़िया और उसके आसपास के हिस्से में ये मछली खूब लोग खाते भी हैं। तो वो चेचरा, तो चेचरा मछली का इनको स्वाद बेशक अच्छा लगे, लेकिन सियासी स्वाद हो सकता है, बिगड़ भी सकता है, अगर स्वाद हो सकता है गड़बड़ा जाए। जी, अगर शिवपूजन जी हमारे साथ हैं तो उनको एक बार दोबारा से जोड़िए। मैं शिवपूजन जी से पूछना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है अकु जी, मेरा आपसे ही सवाल है, जिस तरह की गतिविधि और पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिहार से सामने आ रही है, उससे जो चीज़ लग रहा है कि क्या कांग्रेस और आरजेडी जो कि बीजेपी और जेडीयू के अगेंस्ट लड़ रही है, क्या उन दोनों के बीच में आपस में ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति है क्या? ऑल इज नॉट वेल तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऑल इज नॉट वेल सेटल्ड वाली स्थिति जरूर है। मतलब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वजह उसकी क्या है? क्योंकि लड़ाई झगड़ा बहुत आगे तक गया, सीटों के बंटवारे पे लगे। कांग्रेस को लग रहा था कि पिछली बार विधानसभा चुनावों की तरीके से 75 सीटें जैसे हमने मांगी थे वैसे मिल जाएंगी, और इस बार भी हमें उसी हिसाब से टिकट मिल जाएंगे। टिकट माने में तो लगभग आसपास मान सकते हैं आपकी उन्होंने सफलता पा ली, लेकिन कांग्रेस के सामने संकट है कि मैनेज कैसे करें। और कांग्रेस खुद अभी फंसी हुई है केरल में, तो वायनाड में, जहां वो केरल स्टोरी से लेके और नक्सल स्टोरी से लेके सब चीजें चल रही, जिसमें पूरा एक वर्ग उनसे नाराज बैठा कांग्रेस का, और इसीलिए रायबरेली और अमेठी में अभी तक घोषणा तक नहीं हुई है। तो वो यहाँ बिहार में सीटें तो ले गए हैं, लेकिन सब कैसी सीटें हैं? वो सीटें वो हैं ज्यादातर जहां उनको बहुत सफलता पहले नहीं कभी मिली है। 19 में तो खैर एक सीट का मामला था, उसके पहले और बुरा हाल था। तो इस हिसाब से उनको कोई बहुत कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है, कांग्रेस के लोकल लीडर, स्टेट लीडर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और सेंट्रल लीडरशिप तो नहीं ही कर पा रही है अभी। मुझे लगता है जब तक वो इंतजार करेंगे 2 चुनाव चरणों का, तब तक कुछ हिस्सा यहाँ से बिहार से निपट भी चुका होगा, 9-10 सीटें चली जा चुकी होंगी तब तक वोटिंग में, तो बहुत अच्छा असर नहीं होगा। अभी तक राहुल गांधी की कोई बड़ी रैली नहीं हुई है। जी तेजस्वी, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि तेजस्वी मेहनत कर रहे हैं, सब चीजें, अपना वोट बैंक उनका एक आकर्षण भी है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। गणित जो केमिकल जो इक्वेशन होती है वो बहुत काम नहीं कर पा रही है। जी, मैं आपके पास फिर आता हूं। उससे पहले अभी हम मछली पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, उसके बाद एक संतरा खाते हुए, ऑरेंज खाते हुए भी उनकी तस्वीर हेलीकॉप्टर से ही आई। ये ऑरेंज पॉलिटिक्स क्या है तेजस्वी यादव की, पहले ये समझते फिर इस पे बात करेंगे। खाना लाए हैं लंच में, मछली लाए हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है, और ये चेचरा मछली जो है कोसी के इलाके में मिलता है, लेकिन बहुत गर्मी है। ये 2 तस्वीरें, और इन दोनों तस्वीरों में 2 नेता। इन दोनों नेताओं ने पिछले 24 घंटों में सियासत का पारा बढ़ा दिया है। क्या जनता, क्या नेता, सब इन्हीं तस्वीरों की चर्चा कर रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों में जो नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। हालांकि देश की ज्यादातर जनता इन 2 नेताओं में एक को जानती है, लेकिन दूसरे की ख्याति बहुत कम है। तो चलिए सबसे पहले आपको इनके बारे में बता देते हैं। तस्वीरों में दिख रहे दोनों नेताओं में एक बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव है, तो दूसरे विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी है। अब बताइए कि हम लोग ना खाए ना पिए, वो लोग चाहता कि हमेशा गरीब कितना 50 पैसा 50 पैसा नमक रोटी खाए।
इन दोनों तस्वीरों को तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला है। पहली तस्वीर कल पोस्ट की गई थी, जिसमें तेजस्वी मछली खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मछली के कांटे को कैमरे पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीर के आते ही सियासत गर्म हो गई। तो ये बात थी मछली पॉलिटिक्स और ऑरेंज पॉलिटिक्स की, जो बिहार से देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आज ईद के मौके पर उन्होंने एक रोड शो किया और साफ साफ कहा कि वो पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत पर जो सीए है, यूसीसी है, उसे वो लागू नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि सीए मछली का सिर है और एनआरसी उसका पूंछ, और मछली के शरीर का बाकी हिस्सा जो है वो यूसीसी है। আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন, নো এনআরসি, নো ক্যাট, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी, उसके बाद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी कहा कि इस मिट्टी में सभी का खून, मतलब पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, इस मिट्टी में सभी का खून शामिल है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। इस भाईचारे को बरकरार रखना है और हम सबको मिलकर ये काम करना है शाम और अंधेरा तो सूरज निकलना चाहिए, अब कुछ भी हो मौसम बदलना चाहिए। थोड़े शायराने भी हो रहे थे। जो समाज में दरार पैदा करना चाहते हैं और हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं, आने वाले दिन में उसका विसर्जन होना चाहिए, जनाजा निकलना चाहिए, ऐसा अभिषेक बनर्जी ने कहा। अब मैं ये इनकी बाइट अगर है तो आप सुना दीजिए प्लीज। जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए और एक भाई को भाई से लड़ाए, आने वाले दिन उसका विसर्जन और जनाजा निकलना चाहिए। ईद मुबारक सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया। अकू जी, आपने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों का बयान सुन लिया। मुसलमान कितने वहां पर इन बयानों को देखने और सुनने के बाद उनके लिए मतलब प्रतिबद्ध और डेडिकेटेड होकर वोट करेंगे? देखिए, ये सवाल भी अभी हवा में है कि कितने प्रतिशत करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन गणित जो है वो ये मान के की जा रही है कि भाई अल्पसंख्यक वोट नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी को, या टीएमसी के पास वो एक मुश्त आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कांग्रेस बहुत कमजोर है, कांग्रेस एक सीट के अलावा कुछ और ज्यादा है नहीं उसके पल्ले में, तो इस हिसाब से वो थोड़ी सी कर रही हैं कोशिश। ममता ये जरूर कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो किसी तरीके से कांग्रेस के पास जाने ही नहीं पाए, क्योंकि कांग्रेस अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश अजीत रंजन कर ही रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में इस तरह के बयान होते हैं, और ऐसे बयान जो होते हैं वो डेस्परेशन में ज्यादा आ जाते हैं, और जब आपको लगता है कि कहीं छितर ना जाए चीजें, कहीं बदल ना जाए चीजें, और राजनीति में सभी दल ये करते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि वोट पूरे बटे हुए हैं, कुछ एक इलाकों को छोड़ करके वो उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर यही पोलराइजेशन जिसके दोनों तरफ होने लगेगा तो निश्चित रूप से फायदा उसका। अकू जी, आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कह रहे हैं कि इन बयानों का असली अगर नुकसान किसी को हो सकता है तो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को होगा, क्योंकि कांग्रेस का वोट जो मुस्लिम वोट है वो ममता चाहेंगे कि उनके पास आए। बहरहाल आज आप हमारे साथ जुड़े और इंडिया डेली लाइव पर आपने अपने बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस बुलेटिन में भी फिलहाल एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखेंगे हॉट सीट।